अब बात नहीं होनी चाहिए बेटा, खोपड़ी खिसक जाएगी, चुपचाप पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी, तीनों ही टर्म्स क्या है बेटा, एक ही है, कुछ भी बोलो, है ना। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोल देंगे आई। अरे क्या बोल देंगे भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, सारी चीजें क्या है बेटा, सिमिलर है। अब देखो ये चीज होती क्या है, पहले अपन इसको चीज को समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में थ्योरेटिकल कुछ पॉइंट डाल के लिख लेते हैं। ध्यान रहे ये सेकंड आपकी पीरियोडिक फंक्शन है बेटा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ रहे हैं, दूसरी पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। देखो बड़े ध्यान से, ये क्या है, कोई आपका एटम है और दिस वन इज आउटर मोस्ट सेल। अरे ये क्या है बेटा, ये क्या है भाई, आउटर मोस्ट सेल है। अरे आउटर मोस्ट सेल है तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अरे क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको निकालने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि तुम चॉकलेट देके बोलोगे इधर आ जा, ऐसे नहीं आता है, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। नहीं, चॉकलेट में उतनी एनर्जी नहीं होती, उसे बच्चे आते हैं इधर आ जा, वो आ जाते, फिर उसको पकड़ के ले जाते बाबा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, जिससे इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, तो ये एनर्जी जो है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, आयोनाइजेशन। अरे क्या बोलते हैं बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, क्या तुम बच्चों को 10th तक ये पढ़ाया जाता है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक? अच्छा, क्या लगता है आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, क्योंकि हम क्या करें, न्यूक्लियर अट्रैक्शन के अगेंस्ट जाके इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। क्या करते हैं बेटा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन के अगेंस्ट जाके क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, तो हमें ऑलवेज एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस क्या होगी बेटा, आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। अरे क्या होगी भाई, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एक बार पहले ये लिख डालो, फिर हम लोग कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट डालते हैं। समझ में आई ये चीज? अरे आई भाई, लिख डालो। नए बच्चों को समझ में आई ये चीज? सर हमारे देखो फ्री बैठिए सर, हमारी फिजिकल क्लास का मैंने सर को बोल दिया है लगभग 15 तारीख तक। सर आपको बोला था आप लोग बच्चों को नहीं डाउट होता, ब्लॉग में बोला था ना। हाँ, सिग्नल तो लेके गए थे सारे बच्चों को, पता चले वहाँ बारिश हो रही तो बोले पकोड़ा खाना है। सर मुझे सिखा ना सर रात को पकड़े थे लेकिन जैसे बारिश, पानी एकदम एक बूंद गिरेगी
जैसे पानी जाएगा लाइक नहीं सर सच है लेकिन हाँ बेटा, मेरे को बुक कर लिया इसने गाड़ियों में। बना लिया बेटा? है? वो तो शनिवार को डिसाइड होता है बेटा, शनिवार को भी कहाँ सुबह डिसाइड होता है कहाँ जा रहे हैं। ये भी सब्जेक्ट है लिख दिया बेटा? चलो पॉइंट डाल के लिखा। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, minimum energy required to remove most loosely bonded outermost cell electron, most loosely bonded outermost cell electron, loosely bonded outermost electron in ground state, outermost cell electron in ground state, ground state from an isolated gaseous atom, from an isolated gaseous atom is known as ionization potential, is known as ionization potential, ionization potential, ionization potential। लिखना बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, ionization potential, ionization energy और ionization enthalpy, all three terms are same। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। Ionization energy is an endothermic process. Ionization energy is an endothermic process. Endothermic process क्यों बोला बेटा मैंने इसको? क्योंकि आपको ऑलवेज क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान रहे, आप जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उस एटम को पहले किस स्टेट में लाना पड़ेगा? गैसियस फॉर्म में लाना पड़ेगा। किस में लाना पड़ेगा बेटा? गैसियस। ऐसे नहीं तुम सॉलिड फॉर्म से निकाल रहे हो, लिक्विड फॉर्म से नहीं, पहले उसको किस फॉर्म में लाना पड़ेगा? गैसियस फॉर्म। और फिर वहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, उसी को हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और ये क्या होती है? आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। एक और तरीका है, अगर मैं इसको समझाऊं तुम्हें, अगर मैं इसको क्या दे रहा हूं? आयोनाइजेशन एनर्जी दे रहा हूं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? M+, और यहां से क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अरे समझ में आई ये चीज? नोट डाउन कर दो इसको भी। इसके लिए यूनिट क्या रहेगी बेटा? किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। यूनिट क्या लोगे बेटा आप? किलो जूल पर मोल में मिलेगा या फिर किलो कैलोरी पर मोल में मिलेगा। ठीक है, एनर्जी तो चाहिए ना बेटा, क्योंकि आप न्यूक्लियस के अगेंस्ट जाके आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल। नहीं, पहले आपको गैसियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वहीं से आपको इसी, तभी तो डेफिनेशन, इसकी प्योर डेफिनेशन यही होती है। किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते ना, तो जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है उसी को हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? सपोज दैट
M कोई गैसियस एटम है, मैं इसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे रहा हूं और ये कन्वर्ट हो रहा है M प्लस, और यहां से क्या निकल गया अपना इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। इसी M प्लस को लेता हूं मैं और इसको मैं क्या देता हूं सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या देता हूं बेटा एनर्जी दे रहा हूं। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा M+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और मैं M+2 को अगर मैं क्या दे देता हूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड दे देता हूं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डन बेटा, ओके। अच्छा एक चीज मैं अगर आपसे पूछता हूं तो लॉजिकल चीज बताना मेरे को, क्या लगता है इन IE1 IE2 IE3 में से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, IE3 की सबसे ज्यादा होगी, अरे किसकी सबसे ज्यादा होगी बेटा, यानी IE1 सॉरी IE2 और सबसे ज्यादा एनर्जी कहां लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, थर्ड वाली प्रोसेस में सबसे ज्यादा लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं जो आपका न्यूक्लियस है वो डोमिनेट करना स्टार्ट कर, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है। अरे मैंने बताया ना जब इलेक्ट्रॉन कम होते प्रोटॉन ज्यादा होते हैं तब न्यूक्लियस क्या करता है डोमिनेट करना स्टार्ट कर देता है, तो जेड इफेक्ट बढ़ता है, और जेड इफेक्ट बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो जाएगा। मान लो अगर तुम फर्स्ट प्रोसेस में 50 किलो जूल दे रहे हो 50 किलो जूल दे रहे हो, तो सेकंड में तुम्हें कितना देना पड़ेगा 150 किलो जूल दे रहे हो, और थर्ड में जाओगे तो 400 किलो जूल दे रहे हो, मतलब एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी। खोपड़ी में गई ये बात, नोट डाउन कर दो। दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, और ये वाला जो ट्रेंड रहेगा ये ऑलवेज रहेगा। ऑब्वियस ही बात है, जितना आपका कैटायनिक बनता जाएगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही क्या होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा। अभी करवाता हूं। कर लिया आपने ये, चलो एक क्वेश्चन डाल के लिखो, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। पहले कुछ इस तरह की कोई इक्वेशन दे रखी है कि M गैसियस है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया M प्लस गैसियस में, और यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है 100 किलो जूल पर मोल, और M गैसियस है, मैंने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और इसको कन्वर्ट कर दिया है M+2 में, और यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 250 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये 2 ऐसी कुछ इक्वेशन दे रखी है। अब इसमें ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 ऑफ M gas is 100 किलो जूल पर मोल। बी ऑफ ए बातें नहीं, हल्ला नहीं, अब मजाक नहीं चल रही है बेटा, अब सीरियस चल रहा है बेटा टॉपिक। तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, मतलब तुम्हें एक तरीके से 60% केमिस्ट्री आती है, क्योंकि आप किसी और केमिस्ट्री को विदाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नहीं समझ सकते। हाँ,
यानी 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन को देखो, समझो और बताओ कि कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। 2 इक्वेशन को ऊपर को देख के आपको जस्टिफाई करना है। दे रखा है, मतलब समझ में नहीं आया, पता ही नहीं चल रहा है। हो गया बेटा तुम्हारा तो। बाकी लोगों को समझ में आ गया ना क्वेश्चन? 2 इक्वेशन दे रखी है और आपको क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। इन 2 के रिगार्डिंग ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो अब 4 ऑप्शन में से देखो कि कौन सा सही तरीके से जस्टिफाई कर रहा है। हाँ, कर सकते हो। ओके, फर्स्ट वाला क्या कह रहा है बेटा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 ऑफ एम गैस इज 100 किलो जूल पर मोल। यार ये तो सही लग रहा है ना, क्योंकि आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ही तो निकाल रहे हो और कितना वैल्यू लग रहा है बेटा तुम्हारा, इतना लग रहा है, तो ये एक तरीके से IE1 की तो वैल्यू है, तुम लिखना मत। समझ में आ गया ना? तो फर्स्ट वाला सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब ये बोल रहा है कि IE2 यानी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे रखा है 250 किलो जूल पर मोल। ये कहना चाह रहा है कि हम इधर से इधर जा रहे हैं, यानी M+ से M+2 में जा रहे हैं। हाँ वही तो कह रहा हूँ, ये कह रहा है IE2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 250 किलो जूल आ रही है। मगर एक चीज देखो, ये तो M से किस में जा रहा है, M+2 में जा रहा है, इसमें तो IE1 और IE2 दोनों ही इंक्लूडेड है ना। मगर ये किसके रिगार्डिंग बोल रहा है बेटा, सिर्फ केवल और केवल IE2 के लिए बोल रहा है। किसके लिए बोल रहा है बेटा, IE2 के लिए। क्या बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? नहीं होगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी चेक करो, IE2 ऑफ M इज 150 किलो जूल पर मोल। अरे भाई, फर्स्ट में निकालने में 100 किलो जूल निकाल, तो सेकंड में निकालने के लिए 100, 250 में से 100 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? तो अरे वो तो नहीं दे रखा, तो प्लस ही तो होगा बेटा। ऐसे तो यहाँ पर भी प्लस कौन सा दे रखा है? अरे समझी क्या? नहीं समझ? नहीं, जैसे ना आप बोल रहे थे आपके साथ सही है, तो वहाँ पे M+ होना चाहिए ना, क्योंकि Mg इसने बोला है M का आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 क्या होगा। फर्स्ट का तो क्या है बेटा 100 किलो जूल, तो सेकंड क्या हो जाएगा बेटा, बचा हुआ 150 इसी का ही तो होगा सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। और अब ये बोल रहा है तो ये सीधी सी बात है, गलत है, 50 छोड़ना होगा IE2 निकालने। अरे होगा क्या? समझ में आया? खोपड़ी में गई ये बात, अब समझ में आई? किस किस को ये बात समझ में आई? देखो, प्रेजेंस ऑफ माइंड तो रखना पड़ेगा चीजें सीखने के लिए, ये कंपटीशन वाली चीजें हैं, बोर्ड वाली चीजें नहीं है। नोट डाउन कर दो बेटा इनको, 4 ऑप्शन। अरे और DPP दे रखी है बेटा, वो देखो ना बेटा। एक में तुम्हें PYQs वाली DPP और दे दूंगा, है ना, इस पे पीरियोडिक टेबल पे पूरा। नहीं, अब मैं तुम्हें पीरियोडिक टेबल का पूरा एक PYQ वाला भी दे दूंगा, है ना, जितने भी अभी तक आए हुए क्वेश्चंस है ना, JEE मेंस और नीट वगैरह में, सब में वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, तो वो सॉल्व कर लो, जैसे ये पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, आप इनिशियली PYQ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, लिंक्ड वाली होती है, मतलब टॉपिक्स कनेक्टेड होते चले जाते हैं। वो जब तुम 12th में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लोगे तब जाके तुम्हारा ऑर्गेनिक होगा। हाँ, बाकी फिजिकल में आप PYQ चैप्टर वाइज कर सकते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कर सकते हो, तो इसके PYQ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वापिस समझो, देखो ये बोल रहा है कि M का अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, IE2 का मतलब क्या आ रहा है बेटा,
कि सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, उस सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए 250 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं, वो दोनों को निकालने के लिए, तो एक के लिए छोड़ना है, ये दोनों को निकालने, समझ में आया? ओके सर आपको मैंने जो नोट करवाए ना पहले थोड़े नोट पढ़े थे तो कॉपी पढ़े। देखो मेरी बात, अरे सॉरी, मेरी बात मानो तो आज मैं तुम्हें लेक्चर दे दूंगा, तुम ना लेक्चर देख के नोट्स बनाओ, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? टाइम है ना तुम लोगों के पास, स्कूल थोड़ा ना जाते हो, सुबह नहीं जाते हो ना, तो समय है, पढ़ने के लिए समय देते हैं घर वाले हैं? देते हैं घर वाले, तो बस फिर पढ़ो ना भाई। चलो जनरल ट्रेंड देखते हैं हम लोग। अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, कहां जाते हैं बेटा? पीरियोडिक टेबल में कहां जाते हैं बेटा? लेफ्ट टू राइट जाते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज बढ़ती है या कम होती है? साइज क्या होती है? कम होती है ना। एटॉमिक रेडियस की बात की है हम लोगों ने। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होती है? कम होती है, क्योंकि जेड इफेक्ट क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। अरे जेड इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीज होता है। और जब जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। ऑब्वियस ही बात है, जितना एटम का साइज छोटा होगा उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतने पास में होंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालना और ज्यादा मुश्किल होता है। समझे ना इस बात को? यानी जहां जेड इफेक्ट ज्यादा लग रहा है वहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि जेड इफेक्ट जितना कम रहे, हमारे लिए इलेक्ट्रॉन्स निकालना उतना क्या रहे बेटा? आसान रहे। ठीक है? अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में अप टू बॉटम जाता हूं, ग्रुप समझते हो ना इस तरीके से जो वर्टिकल बने हुए होते हैं, तो अगर अप टू बॉटम जाते हो तो साइज क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। देखो एक चीज हमेशा ध्यान देना कि कई जगह मतलब बुक्स के जो गलत भी क्या ना इन्होंने प्रिंट कर रखा है कि अप टू डाउन जाने पर जेड इफेक्ट क्या होता है? डिक्रीज होता है। बट ध्यान रहे, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ग्रुप में जेड इफेक्ट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट रहता है। इस पे क्वेश्चन आए हुए भी है, थ्योरेटिकली क्वेश्चंस आए हुए हैं, और उसमें पूछा गया है कि ऑप्शंस में दिए गए कि जो जेड इफेक्ट है वो ग्रुप में क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्ट क्या होगा? बढ़ेगा, और ग्रुप में क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। खोपड़ी में गई ये बात। तो यहाँ पर अलग कॉन्सेप्ट लगता है, यहाँ पर साइज बढ़ती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो बड़े साइज का जो एटम होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है बेटा? आसान होता है एज कंपेरेटिवली छोटे एलिमेंट्स। खोपड़ी में गई ये बात। ये दोनों ट्रेंड लिख दो बेटा। ये हम लोग बात कर रहे हैं इन ग्रुप, और ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं? इन पीरियड। जो नए बच्चे हैं एक बार लेक्चर देखो बेटा। हो गए सुमन तेरे साथ लेक्चर? कितने? आधा बाकी, बस बाकी सारे कर लिए। समझ में आ गई चीजें? वेरी गुड। ये सारी चीजें पता चल रही है, लेफ्ट टू राइट कैसे जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पढ़ना सिखा दिया था मैंने लेक्चर में। सरवन समझ में आ रहा है बेटा? राहुल ही है ना तुम्हारा नाम? समझ में आ रहा है? तुमने कर लिया एक फ्लो कंप्लीट? हो गया? वाह, कितने मैंने 6 भेजे थे और भेजने बाकी। समझ में आ रही सारी चीजें? सिंसियर होके मेहनत करो बेटा, है ना? ये 2 साल है, कहाँ निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। अप्रैल में ज्वाइन, मतलब जिन बच्चों ने अप्रैल में ज्वाइन किया था ना बैच, तुम्हें देखते देखते समय लगा, पता चला कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक पहुंच गए हम लोग। और देखना थोड़े टाइम में हमारा 11th खत्म हो जाएगा और हम 12th में आ जाएंगे। और 12th में आने के बाद समय और फास्ट निकलता है। उसके बाद कब तुम एग्जाम तक पहुंच जाओगे तुम्हें खुद को पता नहीं चलेगा। तो समय बहुत फास्ट निकलता है बेटा। तब तुम 16-17 साल के होगे, पता चला गया तुम लोगों को?
ये नहीं लिखती है, तू नहीं लिखती बेटा, कोई बात नहीं। इसके पिछले वाले नोट्स वो बोलते साथ में बढ़िया बढ़िया, कोई बात नहीं बेटा, तो चिल कर। अगर तो आप से निकाले तो उसका क्यों आ रहा है नालायक बच्चा नालायक हो या नहीं हो क्या फर्क पड़ता है बेटा। ओके, एक्सप्रेस योर फीलिंग 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है इसके अंदर वाला अलग से हेडिंग है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कौन कौन से फैक्टर्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी को क्या करते हैं बेटा, अफेक्ट करते हैं, वो देखते हैं हम। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तुमने वो जो मुझे करेक्शन वाले जो दिए बेटा, वो प्रॉपर दिए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना उसमें, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, देखो फर्स्ट फैक्टर हम लोग लेते हैं बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बेटा, जेड इफेक्ट। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, किसी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका जेड इफेक्ट। अब देखो ये कैसे अफेक्ट करेगा, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा जेड, जितना जेड इफेक्ट बढ़ेगा उतना ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मैं और लिखूं तो ये पॉजिटिव चार्ज के भी क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और नेगेटिव चार्ज के क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऑब्वियस ही बात है, मैंने तुम्हें बताया भी था कि पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है बेटा, जेड इफेक्ट ज्यादा होता है। अरे होता है ना, तभी तो साइज कम होती है, और जितनी साइज कम होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा। अरे खोपड़ी में गई ये बात, अरे समझ में आई ये चीज, नोट डाउन करो बेटा। कर लिया बेटा, कर लिया।
ठीक है, ये चीज समझ में आई? आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसमें जरूरत पड़ेगी बेटा? इधर से इधर गए, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज पे क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। खोपड़ी में गई ये बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी? नोट डाउन करो। ओके, सेकंड फैक्टर डाल के लिखते हैं बेटा हम लोग। एटॉमिक साइज। अरे सेकंड फैक्टर क्या डाल रहे हैं बेटा? एटॉमिक साइज। क्या लगता है क्या रिलेशन हो सकता है एटॉमिक साइज और? वेरी गुड। अरे क्या होगा भाई? एटॉमिक साइज का क्या होगा? इनवर्स होगा। जितना एटॉमिक साइज बढ़ेगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि जितनी साइज बढ़ती है नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उतना ही दूर होता चला जाता है न्यूक्लियस से। और जब न्यूक्लियस से दूर होता चला जाता है तो उनके बीच में जेड इफेक्ट मतलब सॉरी जो भी हमारा न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना भी क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है। खोपड़ी में गई ये बात। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। अब मैं अगर ग्रुप में अप टू डाउन आ रहे, ध्यान रहे ये सारे एक ही ग्रुप के मेंबर है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब ये एलिमेंट्स आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है? कुछ एलिमेंट्स तो आपको याद हो जाने चाहिए। तो ये एक ही ग्रुप के मेंबर है, साइज बढ़ रही है, नंबर ऑफ सेल जो होते हैं एन वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जो आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा आराम से। मतलब आप सीजियम में तो बहुत कम एनर्जी में भी क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो। और ऑब्वियस ही बात है मेटल्स की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है ऑलवेज कम होती है, लो होती है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज ही ऐसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। और नॉन मेटल्स की क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की प्रोबेबिलिटी, वो कभी डोनेट नहीं करते, ठीक है? यानी नॉन मेटल के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है और मेटल्स के लिए क्या होती है बेटा? कम। ध्यान समझ में आई? जितना एटॉमिक साइज बढ़ेगी, जैसे एक मान लो छोटा एटम, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, और एक बड़ा एटम है,
यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना, कहाँ से निकालेगी तो आसानी से, आया समझ में? बस खोपड़ी में गई ये बात, नोट डाउन कर लो। हाँ है लगभग 5-6 फैक्टर्स है। तो सर जो रेडियोएक्टिव होता है वो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को होते हैं? नहीं, वो अलग प्रॉपर्टी है। रेडियो एक्टिव के लिए तो हम इन जनरल स्टडी भी नहीं करते हैं। रेडियो एक्टिव को तो आपको बीच में लाना ही नहीं बेटा, रेडियो एक्टिव बहुत अलग कॉन्सेप्ट है बेटा, और वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, तो उनका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी केमिस्ट्री भी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, तो वो नहीं पढ़ सकते हम लोग इन जनरल एलिमेंट्स के लिए बात करें, जो मेटल है, नॉर्मल मेटलॉइड्स है, नॉन मेटल्स है, उनके लिए पढ़ रहे हैं। चलो नेक्स्ट फैक्टर डाल के लिखो बेटा, कितने फैक्टर हो गए? 2 हो गए। थर्ड फैक्टर डाल के लिखना, पेनिट्रेशन पावर, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, है? हाँ, पेनिट्रेशन पावर बोल दो, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल दो। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने तुम्हें बताया भी था, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसका होता है? एस ऑर्बिटल का होता है, फिर किसका होता है? पी का, फिर डी का, और फिर किसका होता है? एफ। मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर है यहाँ पर। मोर क्लोज टू न्यूक्लियस। ये क्या होता है? एस जो ऑर्बिटल होता है वो सबसे क्लोज होता है न्यूक्लियस का। मैक्सिमम क्या होती है बेटा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। ध्यान रहे, मैं अगेन बोल रहा हूं, एन का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एन का वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा? जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ 3s 3p 3d, तो सबसे पास में कौन सा होगा? 3s। अरे समझे? तो एन का वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक है? फिजिकल जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लोगे तो वहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, बट टिल देन थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही जाता है ना बेटा कि एन का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो अगर एन का, अब ऑब्वियस ही बात है यार, तुम एक बात करते हो 2p की और एक में तुम्हारी 7s की बात करता हूँ, तो उस केस में तो कौन सा होगा? 2p वाले का ज्यादा होगा ना, क्योंकि 2p न्यूक्लियस के पास में होगा। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है ना बेटा। यहाँ पर हम एन का वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं? सेम लेके चल रहे हैं। तो एस का पेनिट्रेशन पावर सबसे मैक्सिमम होता है, तो ये मोर क्लोज टू न्यूक्लियस होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। खोपड़ी में गई ये बात, अरे समझ में आया? नोट डाउन कर दो बेटा। सर ये बस ऐसा बताया है, मैं समझा नहीं। हाँ ये वाला एस का सबसे ज्यादा है, इसी के रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने डी और एफ का लिए बोला था, डी और एफ की जो डिफ्यूज शेप होती है तो उनका पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होता है, ठीक है? पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन और ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं? इजीली क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। कर लूं, इरेज कर लूं? तुम्हें आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है कि किसका ज्यादा होगा, बेरिलियम का ज्यादा होगा या बोरोन का ज्यादा होगा? बेरिलियम का ज्यादा होगा या बोरोन का ज्यादा होगा? बेरिलियम या बोरोन? पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग देखो, बोरोन जो होता है वो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है एज कंपेरेटिवली। चलो चेक करो, अगर मैं बेरिलियम का आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो यही बनेगा। अरे 2s2 बनेगा, एटॉमिक नंबर क्या होता है? 4 होता है, 1s2 और यहां पर इसका क्या बनेगा बेटा? 2p1। आउटर मोस्ट सेल में क्या है? 2p1। अच्छा एक चीज चेक करो, 2s 2p मोर पेनिट्रेशन पावर। अरे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर है ना, अरे समझे? ज्यादा पेनिट्रेशन पावर है, मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। क्या होगी बेटा? मोर आयोनाइजेशन।
एक तुम 2s से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, एक तुम 2p से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। न्यूक्लियस के ज्यादा पास में कौन है? s ज्यादा है ना, तो s में से इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल होगा एज कंपेरेटिवली 2p। अरे समझे, क्योंकि n का वैल्यू दोनों में क्या आ रहा है? सेम है ना। ये एक्सेप्शनल चीजें बेटा, यहां फंसोगे तुम लोग। इन जनरल अगर अपन देखते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। तो बेरिलियम के कंपेयर में बोरॉन का क्या होना चाहिए? अगर उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें, जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग, तो बोरॉन का ज्यादा होना चाहिए एज कंपेरेटिवली बेरिलियम। मगर बेरिलियम का ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर 2s से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जबकि वहां पर किससे निकल रहा है? 2p से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। खोपड़ी में गई ये बात, अभी हो रहा है। ठीक है बेटा, चलो तो फिर। अरे बेटा लिमिटेड होते हैं ना बेटा, तो कोई हलवा तोड़ना है जो होते हैं लाइक वो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। ऐसा थोड़ा कि मन से इच्छा से बना लूं मैं कुछ भी। समझ में आई ये चीज? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, चलो फिर बाकी चीजें हम लोग करेंगे कल।